हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता, आपके सामने फिर से एक लवली वन शॉट लेके। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अनअकैडमी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के लिए है वो शेड्यूल्ड है 22 अक्टूबर 1 PM को, जिसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पर आपको कुछ नहीं करना, बस इस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा होगा, जहां पर आप एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री। एनरोल पर क्लिक करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे और आपका एनरोलमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरीके से आप एनरोल करें, आज के आज ही करें, जिससे आपको ये बेनिफिट मिल सके, स्कॉलरशिप मिल सके, सब कुछ। 22 अक्टूबर 1 बजे ये मॉक टेस्ट होने वाला है, भूलिएगा मत। 22 अक्टूबर 1 PM। ओके सर, फिर चलते हैं सर आज के मुद्दे पर। जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या है सर आपके आज का टॉपिक? जो हमारे आज का टॉपिक है वो है हमारा एक लवली सा वन शॉट जो होने वाला है ऑन द टॉपिक ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो चलो सर इस टॉपिक पर चलते हैं और साथ में बढ़िया सी पढ़ाई करते हैं और बढ़िया सी चीजें सीखते हैं। ओके, तो चलिए सर बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू करते हैं। सर सबसे पहली बात सर हमें यह बताइएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या? ये कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इट इज नथिंग, इट्स अ स्टेटमेंट। सर ये स्टेटमेंट क्या है? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड वंस एन ईयर, वंस अ ईयर, वंस अ ईयर। इसको एक साल में एक बार बनाया जाता है। और इस फिनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली स्टेटमेंट में दिया क्या जाता है, इसमें बताई जाती है कहानी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। क्या चीज की सर? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ व्हाट? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहां पर सर किसके बारे में बात की जाती है? यहां पर बात की जाती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। ठीक है, किस चीज के बारे में सर? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। इज इट क्लियर? सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ क्या चीज के बारे में? गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, और किसी चीज के बारे में नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बारे में। अब सर यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज में और कौन कौन सी चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें बीओपी में इंक्लूड होती है वो सब मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है। बट मैं आपको प्राइमरीली ये बता रहा हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो आप एनुअली प्रिपेयर करते हो वंस एन ईयर। क्या चीज रिकॉर्ड करने के लिए? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉर्ड करने के लिए। अब सर इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें चार चीजें इंक्लूड होती हैं। 1, 2, ठीक है, 3 और पॉइंट नंबर 4। सर वीडियो आपको कैसा लगा ये डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना यार, चैट में। और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो वो भी जरूर बताना, क्योंकि इन कैप्सूल रिविजन्स में मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपके साथ कवर करना चाहता हूं। और ये सारे नोट्स आपको हमारे साथ फ्री में अवेलेबल हो सकते हैं। नीचे लिंक दिया होगा आपको, जहां से आप इन नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। यस, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री लाइव फ्रॉम द अनअकैडमी ऐप। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड CSG आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप एंड यू कैन यूज इट फॉर फ्री। ठीक है, ओके सर। तो सर ये चार चीजें इसमें क्या इंक्लूड होती हैं सर, एक बार बताइएगा। एक इंक्लूड होता है पहले इसमें सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा आता है सर, दूसरा चीज आती है, दूसरी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा आता है सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनेंशियल एसेट्स। फिनेंशियल एसेट्स। और तीसरा आता है सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ रियल एसेट्स। ठीक है, रियल एसेट्स। रियल एसेट, ये चीजें आती हैं यहां पर।
तो ये चार चीजें हमारे पास यहां पर हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनेंशियल एसेट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ रियल एसेट्स। ठीक है, ये चार चीजें यहां पर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ऑल दीज फोर आइटम्स आर इंक्लूडेड हियर। ठीक है, ऑल दीज फोर आइटम्स आर इंक्लूडेड हियर, ये स्टेटमेंट्स यहां पर इंक्लूडेड रहते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये चारों चीजों में क्या दिया होता है। ठीक है, जब आती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, तो यहां पर मैटर्स दिए होते हैं जो गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को रिकॉर्ड किए जाते हैं कहां पर, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। सर गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, सिर्फ गुड्स के लिए बनाया जाता है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में। जब आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो, सर एक्सपोर्ट से क्या होगा, एक्सपोर्ट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश, तो पैसा आता है। तो जब पैसा आता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, उसको क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, तो फिर इंपोर्ट के केस में क्या होता है, इंपोर्ट के केस में होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो होता है तो पैसा जाता है, जब पैसा जाता है तो उसको डेबिट किया जाता है। कहां डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। अच्छा, फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सर दो तरह की सर्विसेज हम लोग कंसिडर करते हैं। एक कंसिडर करते हैं फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, और दूसरी कंसिडर करते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विस? सर फैक्टर सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जैसे कि सर हो गया आपका लैंड के लिए रेंट, ठीक है, लेबर के लिए वेजेस, दोज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वो नॉन फैक्टर सर्विसेज बेसिकली अलाइड सर्विसेज होती है। अलाइड मतलब रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, रिलेटेड सर्विसेज, अलाइड मतलब रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि सर बैंकिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद सर नेक्स्ट में आता है, सर अगर आप ये देख लिया, अब आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सर ये फाइनेंशियल एसेट्स मतलब क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, मतलब इन शॉर्ट ये सारे की सारी सिक्योरिटीज, सारी की सारी सिक्योरिटीज, ये सब इस हेडिंग में यहां पर इंक्लूड होती है। ठीक है, सारी सिक्योरिटीज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहां पर इंक्लूड होता है, दैट इज व्हाट इज इंक्लूडेड हियर। ठीक है, उसके बाद आता है सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ रियल एसेट्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ रियल एसेट। सर व्हाट डू यू मीन बाय रियल एसेट? सर रियल एसेट का मतलब होता है वो जो टेंजेबल प्रॉपर्टी है। माइंड यू गाइस, ये वो चीज होती है जो टेंजेबल इन नेचर। ठीक है, रियल और फिनेंशियल में डिफरेंस समझना। फिनेंशियल में क्या है, फिनेंशियल में वो चीज इनटेंजेबल है, मतलब शेयर्स वगैरह है, और यहां पर वो क्या है सर, यहां पर इट इज अ tangible property. So tangible property can be sir land, building, फर्नीचर, मतलब किसी भी तरह का टेंजेबल प्रॉपर्टी जिसको आप छू देख सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस स्टेटमेंट के कंटेंट क्या होते हैं। अभी तक मैंने आपको कंपोनेंट नहीं बताया, अभी मैंने आपको बताया स्टेटमेंट का मीनिंग, उसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या चीजें उसमें, मतलब वो होता क्या है, और सर उसका कंटेंट। अब तीसरी और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार इंपॉर्टेंट बात बेसिस हैं, उसके बाद बीओपी तो कुछ भी नहीं बचता बेटा, खेला है खेला। ठीक है, चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सर इसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं जो एक तो मॉनेटरी है और दूसरा जिसमें फॉरेन करेंसी इज इन्वॉल्व्ड। मतलब सर यहां पर दो कंडीशन होना कंपलसरी है, एक तो सर वो मॉनेटरी होना चाहिए
और दूसरा उसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब क्या है सर, एक बात मेरी समझना, बहुत आसान सी बात बोल रहा हूँ। मॉनेटरी होना चाहिए मतलब उसमें रुपए पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे अगर रशिया ने इंडिया को एक प्लेन गिफ्ट किया, अब क्योंकि ये गिफ्ट है इसमें मॉनेटरी आइटम इन्वॉल्व नहीं है तो ये बीओपी में नहीं आएगा। लेकिन यही रशिया ने इंडिया को 12,000 रूबल दिए होते ऐसा गिफ्ट तो ये आ जाता, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में। लेकिन अगर रशिया ने इंडिया को 12 लाख रुपए दिए होते तो वो नहीं आता, क्योंकि वो इंडियन करेंसी में। तो दो चीजें जरूरी हैं, एक तो वो मॉनेटरी होना चाहिए और दूसरी चीज ये है कि वो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, इट शुड बी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। ये चार चीजें हैं बेसिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दिस इज पेज 1 विच इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें 4 पे हमने खत्म किया। हम पूरा ये जो वन शॉट की सीरीज है सब पॉइंटर्स में बताएंगे और लास्ट में दिखा देंगे आपको कि एक चैप्टर में टोटल कितने पॉइंट्स हैं। अभी यहां पर 4 पॉइंट हुए। अब नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज ऐड करोगे तो अब आता है सर पॉइंटर नंबर 5, ठीक है सर। पॉइंटर नंबर 5 में जब आप जाते हो तो पॉइंटर नंबर 5 में क्या आता है सर, सुनना। पॉइंटर नंबर 5 में इंक्लूड होता है, ठीक है, पॉइंटर 5 में आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कि सर बीओपी के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भैया इसमें ना 3 कंपोनेंट्स आते हैं, 1 2 और 3, ठीक है सर। जो पहला कंपोनेंट है उसका नाम है करंट अकाउंट, ठीक है सर। करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन जाते हैं, वो ट्रांजैक्शन जाते हैं दैट डज नॉट अफेक्ट, which does not affect the asset and liability of the country, जिससे भैया एसेट एंड लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होते, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है सर। कौन से एसेट एंड लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होते, लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होते। सो ये कॉमन बिजनेस ट्रांजैक्शन है और इसमें गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली क्रॉस the boundary of the country, actually cross the boundary of the country। ये एक्चुअली में बाउंड्री को क्रॉस करते हुए आपको दिखते हैं कि ये इंडिया से इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। यू कैन विटनेस देम क्रॉसिंग द बाउंड्री इन फ्रंट ऑफ योर आइज। So it does not affect the asset and liability of the country. It is business transaction and goods are seen crossing the boundary of the country, goods और services को, ये करंट अकाउंट में आते हैं। अब करंट अकाउंट के अंदर सर गुड्स के लिए, क्योंकि गुड्स एक तो भैया टेंजिबल है, ठीक है, और जो चीज दिखती है उसकी इज्जत हमेशा ज्यादा होती है, तो गुड्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसको बोलते हैं बॉट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में सिर्फ गुड्स की रिकॉर्डिंग होती है, गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। और इसका जो फाइनल बैलेंस होता है ना, फाइनल बैलेंस जो होता है इसका, इस फाइनल बैलेंस को वापस हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये वापस इट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, इट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम करंट अकाउंट में जो सर्विसेज हैं उनको ऐसा कोई सेपरेट रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि एक तो सर्विसेज इनटेंजिबल है, ठीक है, तो जो चीज दिखती नहीं उसमें हम लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। जैसे अपने मम्मी पापा देखो हमारे को कितना प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका प्यार दिखता नहीं ना, तो हम लोग कभी कभार उनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, जो कि बच्चों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो पापा मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। कमेंट करें अभी के अभी कि वी लव आवर पेरेंट्स, वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हर बच्चे के साथ शेयर करें। हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा जीतेगा। मेरा तो ओपिनियन ही सेम है, सबके साथ सबका विकास। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और मेरे को पूरे इंडिया को पढ़ाना है, वो भी फ्री। यस आइए, तो गुड्स देखो, क्योंकि सर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, इसलिए गुड्स का एक और नाम है, इनको विजिबल ट्रेड भी बुलाते हैं। कौन सा ट्रेड? विजिबल ट्रेड। लेकिन जो सर्विसेज है वो आपको दिखाई नहीं देती, इसलिए इनको बुलाते हैं इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। इनको किस नाम से बुलाते हैं? इनको बुलाते हैं इनविजिबल ट्रेड, जो चीजें दिखती नहीं है। तो गुड्स आपको दिखते हैं, सर्विसेज आपको दिखती नहीं है। अब सर्विसेज को फर्दर सब डिवाइड मैंने पहले ही बोल दिया, दो तरीके से किया जाता है, फैक्टर और नॉन फैक्टर। और इन दोनों के ही बैलेंसेस को
इन दोनों के ही बैलेंसेस को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इनको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है कहां सर बोलो तो, सीधे करंट अकाउंट में, सीधे करंट अकाउंट में लेके जाया जाता है। मतलब इनके लिए कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में डालो। ठीक है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डालो, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में डालो, उसके बाद यहां पर डालो, ऐसा सब चीजें नहीं होती। नेक्स्ट, उसके बाद आता है सर, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिलैटरल ट्रांसफर। सर ये यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब बेसिकली होता है गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस। क्या होता है सर? ये होता है गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस, वो चीजें, ठीक है, जो फ्री में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, फ्री में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डाली जा सकती है। ठीक है, और ये जैसे कि क्या है कि इंडिया ने इंडिया के बाहर किसी को डोनेशन दे दिया, इंडिया के बाहर से इंडिया को कोई गिफ्ट आ गया, आपके मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया के बाहर से मम्मी पापा को पैसा भेज रहे हैं, या आपका बर्थडे, आपकी मम्मी आपको इंडिया से इंडिया के बाहर पैसा भेज रही है, समथिंग विच इज फ्री, विच इज नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर, नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है, बट सिंस इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरी एंड फॉरेन करेंसी, तो उसको बीओपी में लेके जाया जाता है। एक रिलेशन याद रखना, नॉन यूनिलैटरल ट्रांसफर जो होते हैं, क्योंकि वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, वन साइडेड होते हैं, अनरिक्रूटेड होते हैं, उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते बेटा, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है, लेकिन उनको बीओपी में डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मॉनिटरी है, और उनको गवर्नमेंट बजट में भी डालेंगे जब उनको फ्री में सरकार को कुछ मिलता है, डालते हैं, इवन दो उसको नेशनल इनकम में नहीं डालते। तीनों चैप्टर का रिलेशन पढ़िए। अगर आपको ये रिलेशन पसंद आया और आप चाहते हो इस पे मैं रिलेशन पर अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूं, तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना कि हाँ अलग से शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। नॉन मॉनिटरी, नॉन प्रोडक्टिव, मॉनिटरी और फॉरेन करेंसी, तीन चीजें हैं। अब इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? तो एनसीईआरटी बोलता है दे आर ट्रीटेड लाइक सर्विसेज, ट्रीटेड लाइक सर्विसेज। इसका मतलब है इनके भी बैलेंसेस को डायरेक्टली दे आर टेकन टू करंट अकाउंट, उनको सीधा सीधा करंट अकाउंट में ले जाया जाता है, उनको कहीं पर भी और डाला नहीं जाता, दे आर डायरेक्टली टेकन टू करंट अकाउंट। ठीक है, दे आर नॉट टेकन एल्सवेयर, दे आर डायरेक्टली टेकन टू करंट अकाउंट। तो बेसिकली यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड लाइक सर्विसेज। अब ये पैसा आएगा, अगर मम्मी इंडिया में है और बेटा फॉरेन में है, फॉरेन से मम्मी को पैसा इंडिया में भेज रहा है तो क्रेडिट होगा, और बेटा अगर इंडिया में है और मम्मी पापा फॉरेन में है, इंडिया से बाहर भेज रहा है पैसा फॉरेन करेंसी में, तो डेबिट होगा, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है। ओके गाइस, ओके, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर थी, कोई भी डाउट नहीं था आपका इसमें। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ओके, तो भैया कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में हम लोगों ने लास्ट दिन ये बात कर ली थी कि करंट अकाउंट, आपको ये दो पार्ट में दिख रहे होंगे वीडियो, पार्ट को मैंने कंबाइन करके एक साथ करके आपके लिए यहाँ पर लाइव किया है, जिससे आपका टाइम बचे। तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में हम लोग सबसे पहले करंट अकाउंट किए थे। जस्ट रिवाइज, करंट अकाउंट मतलब वो अकाउंट जहां पर एसेट और लाइबिलिटी की बात होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जहां पर गुड्स एक्चुअली गुड्स एंड सर्विस बाउंड्री को क्रॉस करते हुए दिखते हैं। जो गुड्स होते हैं उनको टेंजेबल सेपरेट बैंक अकाउंट में डाला, सेपरेट अकाउंट में डाला जाता है, जिसका नाम बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, और वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फाइनल बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है करंट अकाउंट में। सर्विसेज में दो तरह की सर्विसेज आती हैं, फैक्टर और नॉन फैक्टर। अब ये जो सर्विसेज होती हैं, ये डायरेक्टली, अब जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्शन को एड करती हैं, नॉन फैक्टर जो होती हैं वो प्रोडक्शन को एड नहीं करती, वो एडिशनल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें। सर तो आप तीनों सेम रखो ना, बीच वाला भी मेरा, सेकंड वाला भी मेरा, थर्ड वाला भी मेरा।
ठीक है। ओके तो ये हो गया सर सर्विसेज के बारे में। अब फिर आया सर यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब गिफ्ट या रेमिटेंसेस। ठीक है, गिफ्ट या रेमिटेंसेस ये नॉन प्रोडक्टिव है, प्लस मॉनिटरी है, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट एज इन फिक्स्ड पेमेंट्स हैं जो की जाती हैं। ये बेसिकली कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए नहीं, बस फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, दैट इज इट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। सो दे आर ट्रीटेड लाइक सर्विसेज, और ये इसको सर्विसेज की तरह ही डायरेक्टली करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है आपको। तो ये तो भैया करंट की कहानी हो गई कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में। उसके बाद दूसरी कहानी में घुसते हैं भैया हमारे अपने दोस्त कैपिटल। तो सर जब कैपिटल की कहानी शुरू होती है तो कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं विच अफेक्ट एसेट एंड लाइबिलिटी बैलेंसेस ऑफ द कंट्री। ये कंट्री के एसेट एंड लाइबिलिटी बैलेंसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कंट्री के एसेट एंड लाइबिलिटी बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। यहां पर जो मतलब यहां पर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे डू नॉट क्रॉस द कंट्रीज बाउंड्री। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, कॉमर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे ये वाले। अब सुनो सर, इसका मैं ना एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। इसका ऐसे तो एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी, और भी बहुत सारे आएंगे अभी जो इसके अंदर के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सर आपको पढ़ाए जाते हैं एनसीईआरटी तहत। ठीक है, दो तरह के चीजें, दो होते हैं मेन और तीन है एडिशनल। एक्चुअली इनको मेन और एडिशनल मैंने नाम नहीं दिया है, इनको मेन और एडिशनल आपकी किताब एनसीईआरटी ने ही नाम दिया है। दो को मेन कंपोनेंट नाम दिया, तीन को एडिशनल या अदर कंपोनेंट्स नाम दिया हुआ है। तो पहले ना हम इसके ऊपर आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं, बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स 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 बॉक्स, अरे ये क्या हो गया? एग्जाम्पल के लिए पहले खूबसूरत सा बॉक्स बना लेते हैं आपके लिए। अब देखो भैया एग्जाम्पल इसमें क्या है। ये है भैया रमेश, ठीक है, और रमेश इंडिया में पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहा है टॉप एमएनसी में। कहा पुचका भेजता है टॉप एमएनसी में, और टॉप एमएनसी से भैया 20 लाख रुपया महीने का कमाता है ये, मतलब साल का हो गया 60 लाख रुपया। आज रमेश ने सोचा क्यों ना भैया इंडिया के बाहर किसी कंट्री में जमीन खरीदी जाए। तो रमेश ने क्या किया, रमेश ने रशिया, गुप्ता जी की फेवरेट, रशिया में कांटेक्ट करके एक लैंड परचेस किया। रशिया में कांटेक्ट करके एक लैंड परचेस किया। ठीक है, और जब उसने रशिया में ये लैंड परचेस किया तो ये जो, अब इसने रशिया को पेमेंट कैसे किया होगा? रशियन रूबल में। ठीक है, वो तो इंडियन करेंसी में पेमेंट लेंगे नहीं। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हुआ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, क्योंकि ये आपके एसेट लाइबिलिटी को इफेक्ट करेगा कंट्री के, क्योंकि आप लैंड खरीद रहे हो, इट्स एन एसेट। सिमिलरली ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता देश की। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो आपके स्कूल के टीचर आपको नहीं बताते, क्योंकि वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता देश की, इसलिए ये परचेस ऑफ लैंड कहां जाएगा? ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट के भी कौन से साइड में? क्योंकि ये आउटफ्लो है तो ये कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। ये कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट। सिमिलरली जब, अब हुआ क्या, इसने जमीन तो ले ली, अब जमीन के ऊपर बनी एक बिल्डिंग। ठीक है, अब उस बिल्डिंग में इसने रख दिया 2 टेनेंट को। अब ये 2 टेनेंट इंडियन करेंसी के हिसाब से रमेश को 50-50 हजार रुपया पर मंथ देते हैं। तो ये 50 हजार रुपया इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे विल पे इन फॉरेन करेंसी। वो आईएनआर में तो पेमेंट थोड़ी ना करेंगे, दे विल पे इन फॉरेन करेंसी। दिस विल बी टेकन टू करेंट अकाउंट, और ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा।
मतलब आपने क्या सीखा, री इन्वेस्टमेंट से जो इन्वेस्टमेंट की जो इनकम होती है, ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द करेंट अकाउंट। आपने क्या सीखा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट is credited to current account। income from investment is credited to current account। ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। लेकिन खुद इन्वेस्टमेंट कैपिटल में जाती है क्योंकि वो एसेट एंड लायबिलिटी के बैलेंस को चेंज करती है, लेकिन उससे जो धंधा का पैसा निकाल रहे हो तुम, इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल रहे हो, वो जाता है आपके करंट अकाउंट में, क्योंकि उससे भैया एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब आओ सर, अब देखते हैं सर कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहले दो मेन कंपोनेंट पर चलते हैं। तो सर जब मेन की बात होती है तो यहां पर दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब आप लोग सबको पता है, उधारी। अब ये बोरोइंग दो तरीके की होती है। एक होती है सर ये कमर्शियल बोरोइंग, एक होती है ये कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस, और एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो एक होती है कमर्शियल बोरोइंग, एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस, दो चीजें। सर कमर्शियल बोरोइंग मतलब क्या सर, कमर्शियल बोरोइंग मतलब which is done with an intention to earn profit, to earn profit, which is done with an intention to earn profit, जिसको किया जाता है किस पर्पस से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से। माइंड यू, जिसको किया जाता है किस पर्पस से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से। इट इज डन विद एन इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट। दैट इज द मेन मोटिव, भैया पैसे कमाने। ठीक है, कि भैया पैसे कमाने, दैट इज द मेन मोटिव। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा, एक कंट्री या एक पर्सन दूसरे को लोन दे रहा होगा इस पर्पस से कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि पैसा कमा सके। ठीक है, व्हाट इज एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस इज हेल्प और ग्रांट गिवन as a aid at concessional rate। दिस इज सर जब इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया उसकी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ हेल्प, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल असिस्टेंस। सर उसमें तो वर्ड ही आ जा रहा है ना, अगर आप देखो असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स हेल्प, मतलब ये आपने सेवा भाव से दिया है, पैसे इस पे भी चार्ज करोगे, ठीक है, लेकिन ये आपने दिया सेवा भाव से। तो भैया वही बात है, अगर कंट्री ने लोन लिया है, अगर इंडिया रिसीवर है तो कैपिटल अकाउंट में, अगर इंडिया रिसीवर है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। अगर इंडिया गिवर है, ठीक है, सॉरी, अगर इंडिया रिसीवर है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि पैसा आया है बेटा, इसको फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी सारी इनकमिंग लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट ही करते हैं ना, पैसा आया है, पैसा आया है, क्रेडिट। और अगर इंडिया गिवर है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। सर आप कॉन्सिक्वेंटली समझो पूरा फुल रिलेशन से, इस पर जो इंडिया इंटरेस्ट पे करेगी ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। कहां पर? करेंट अकाउंट में। और इस पर जो इंटरेस्ट रिसीव करेगी वो क्रेडिट होगा। कहां? करंट अकाउंट में। अभी समझ में आया? अभी क्रेडिट डेबिट क्लियर? आओ सर, तो आई गेस ये बोरोइंग वाला पोर्शन अभी पूरी की तरह से क्लियर हो गया विद रिलेशन। अच्छा, सेकंड मेन कंपोनेंट जो इसमें आता है वो आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
वो आता है सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में एक चीज समझिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक होती है सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर दोनों में फर्क क्या होता है? अरे मैं फर्क ही बताने के लिए तो बैठा हूं। देखो सर, आपने इस कंपनी का नाम सुना है, अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन एक बाहर की कंपनी है। जब यही बाहर की कंपनी अमेजॉन इंडिया में आके अपना एक ऑफिस खोलती है, बेंगलोर में इंडिया में ऑफिस है अमेजॉन का, तो ये इंडिया में आके अमेजॉन अपना ऑफिस खोलती है, ठीक है। तो बेसिकली अमेजॉन यूएस वाली कर क्या रही है, अपनी ही बिजनेस में पैसे लगा रही है इंडिया में। तो जब आप ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, अपने खुद के बिजनेस में पैसे लगाते हो, ओन बिजनेस में पैसे लगाते हो, तब उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। व्हेन यू आर पुटिंग मनी इन योर ओन बिजनेस, ठीक है, कि आप एक बाहर विदेशी हो और अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, सिर्फ कंपनी के केस में नहीं, किसी भी केस में, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट। इसीलिए नाम डायरेक्ट है ना, क्योंकि आप अपने में ही डायरेक्टली पैसा लगा रहे हो, ठीक है। फिर एक आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर जब मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, ये किसके लिए है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है जब आप एक फॉरेनर हो, लेट्स से आप हो मिस्टर जेम्स। अच्छा, इंडियंस वालों के लिए उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फॉरेनर के लिए बता रहा हूं, इंडियंस भी बाहर इंडिया के इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो इंडियंस के लिए बता देता हूं, आ जाओ। ये है रमेश, और रमेश आज इंडिया के बाहर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एप्पल के शेयर्स खरीदता है, साथ ही साथ कनाडा में एक फार्म हाउस खरीदता है, साथ ही साथ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, डॉलर में। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट क्योंकि एक से ज्यादा जगह में है और खुद के बिजनेस में नहीं है, इसीलिए इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। द वर्ड पोर्टफोलियो मींस कलेक्शन। अब इसमें भी सेम लॉजिक, अगर फॉरेनर है और वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर ओन बिजनेस में है और अगर पोर्टफोलियो है, दोनों ही केस में, ओन बिजनेस में है या पोर्टफोलियो में है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा आ रहा है, इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, जो कि पैसा आया है, ठीक है। अगर मान लो ये सर इंडियन है, अगर ये इंडियन है, ठीक है, और ये यूएसए में इन्वेस्ट करता है, वही सेम ओन में या पोर्टफोलियो में, तो ये डेबिट होगा हमारे में। क्यों? क्योंकि भैया हमारे देश से पैसा आउटफ्लो हुआ है। लेकिन सर ये फॉरेनर का जो रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पर, वो तो ये अपने देश लेके जाएगा, ये जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो अपने देश लेके चला जाएगा। इंडियन को जो रिटर्न मिलेगा वो जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इतना विस्तार से कोई वन शॉट में नहीं बताया होगा आपको पूरे प्लेटफॉर्म, मतलब पूरे वाईटी पर, जितने विस्तार से मैंने बताया, इसलिए आपके लिए ये रेलेवेंट है। इज इट क्लियर? बोलो, अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला पूरा जाल क्लियर? सो दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। सर आप एडिशनल वाले भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे बेटा, क्यों नहीं बताएंगे, एडिशनल वाले भी बताएंगे। एडिशनल वाले बस थोड़ा सा कोना में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जगह हम लोग ने कंज्यूम कर ली है। आओ सर, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं सर? आओ सर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला और सबसे आसान, ठीक है, ये है
एनआरआई डिपॉजिट्स। सर अगर कोई एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रिलायबल इंडियन नहीं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो डॉलर में, मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी में, अगर वो कोई फॉरेन करेंसी में एक इंडियन बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट ओपन करता है, सो दिस विल बी टेकन टू कैपिटल अकाउंट। इसको भैया कैपिटल अकाउंट के कहां पर डालेंगे सर? क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि वो पैसा आया है। ठीक है। और सिमिलरली अगर हमारे देश का कोई बाहर जाके वहां पर डिपॉजिट करता है तो वो पैसा जाएगा, बट उसमें की एलिमेंट याद रखना, द डिपॉजिट शैल बी मेड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, तभी वो इस कैपिटल अकाउंट में आएगा। और इनफैक्ट अगर फॉरेन करेंसी नहीं होगा तो बीओपी में ही नहीं आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा आता है सर बैंकिंग कैपिटल। सर व्हाट इज बैंकिंग कैपिटल? देखो सर, दुनिया जहान में, ठीक है, हर बैंक की फॉरेन ब्रांचेस है। ठीक है, इंडियन बैंक्स विथ फॉरेन ब्रांचेस hold assets in foreign currency. करेक्ट? ठीक है, इंडियन बैंक्स विथ फॉरेन ब्रांचेस होल्ड एसेट्स इन फॉरेन करेंसी। जो इंडियन बैंक्स हैं जिनकी फॉरेन ब्रांचेस हैं, वो जो एसेट्स होल्ड करते हैं वो फॉरेन करेंसी में होल्ड करते हैं। ठीक है, इन एसेट्स को जो वो फॉरेन करेंसी में होल्ड करते हैं, जब समराइज किया जाता है बाय हेड ऑफिस, इट इज इंक्लूडेड इन इंडियाज बीओपी। दैट इज नोन एज बैंकिंग कैपिटल, बैंक का कैपिटल। ठीक है, इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांचेस के जो एसेट्स होते हैं, जो फॉरेन करेंसी में होल्ड किए जाते हैं, वो भी हमारे बीओपी का पार्ट है, क्योंकि वो बैंक इंडियन है। अगर आपको याद हो, जब हम लोग नेशनल इनकम करते हैं तो डोमेस्टिक, मतलब इंडियन का, अगर वो बैंक इंडियन है, ठीक है, और उसकी कोई डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं, तो वो डोमेस्टिक में आता है। और अगर वो इंडियन रेसिडेंट है तो उसकी नेशनल इनकम फिर इंडिया में भी इंक्लूड होती है, नेशनल वाली इंक्लूड होती है, डोमेस्टिक वाली नहीं। डोमेस्टिक के लिए यहाँ पर ब्रांच होना जरूरी है, नेशनल के लिए बस आप अगर इंडियन रजिस्टर्ड बैंक है, सो यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। वैसे भी कंपनीज को रेसिडेंट ट्रीट करने की लिमिटेशन बहुत सिंपल होती है, यू जस्ट नीड टू बी एन इंडियन कंपनी, नथिंग एल्स। अच्छा, बैंकिंग कैपिटल हो गया, एनआरआई डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सर शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब क्या है सर? ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है मतलब शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म एडवांसेस, वेयर एनी लोन्स आर एडवांस्ड by discounting bills of the exporter, the amount received in foreign currency is credited to PL, is credited to PL। इसको अब मैं एक सरल तरीके से आपको समझाता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना कोई कंफ्यूजन के, एकदम सरल सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है, सुनिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा अपने दिमाग में, एकदम सरल सिंपल सुनिएगा। एक आदमी है जो है लंदन में, ठीक है, एक आदमी है जो लंदन में है, उसके साथ मैं ट्रेडिंग करता हूं। ठीक है, मैंने यहां से उसको गुड्स बेचे, ठीक है, उसने गुड्स एक्सेप्ट किए,
एक्सपोर्ट ट्रेड में पैसा कभी भी तुरंत नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। तो उसने मेरे को बोला सर 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 3 महीने के पीरियड में हम आपको पैसा दे देंगे। अब मैं एज एन एक्सपोर्टर मेरे को पैसा आज चाहिए, क्योंकि मेरे को किसी और का ऑर्डर पूरा करना है, ठीक है। तो अब मैं वेट थोड़ी ना करता रहूंगा कि पैसा आएगा तब मैं दूसरे का ऑर्डर बनाऊंगा, उतने में तो मेरा दूसरा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिस हो जाएगा मेरे से। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं एग्जिम बैंक के पास। ये स्पेशल बैंक्स होते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड फिनेंसेस। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सरकार द्वारा ही सैंक्शनड है। अब मैं एग्जिम बैंक में जाके बोलता हूं देखो सर मुझे पैसे की जरूरत है, ये रहा बिल जो मेरे को क्रेडिट बिल मिला है, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इस बिल में साफ साफ लिखा है कि मेरे को 3 महीने बाद फॉरेन करेंसी मिलने वाली है, आप मेरे को वो आज दे दो, 3 महीने बाद जब एक्सपोर्ट मतलब वो जो मैंने एक्सपोर्ट किया उसका पैसा आएगा तब वो आप ले लेना, फॉरेन करेंसी में आएगा आप रख लेना, आप बैंक हो आपको कन्वर्जन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। बैंक बोलता है ठीक है, लेकिन बैंक इसके लिए काट लेता है कमीशन चार्जेस, ठीक है। और कमीशन चार्जेस काटने के बाद बैंक आपको लोन दे देता है। तो लेट्स से $12,000 का था तो बैंक मेरे को देगा $11,950, ठीक है। फिर मैं अपना कन्वर्ट कराऊं आईएनआर करूं वो मेरी मर्जी, ठीक है। या मैं बैंक से भी सीधा आईएनआर ले सकता हूं इक्विवेलेंट अमाउंट के लिए। बैंक को कब पैसा मिलेगा, बैंक को मिलेगा जब वो फॉरेन एक्सपोर्टर, तो जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया मतलब वो इंपोर्टर है, जब वो इंपोर्टर पैसा देगा तो बैंक को डॉलर में मिल जाएगा, इसलिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में आता है। तो अब आई गेस 2 कंपोनेंट आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। एक हो गया सर करेंट अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल। अब तीसरा और आखिरी जो आता है इसमें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो आइए चलिए इस पे थोड़ा बात करते हैं। 6th पॉइंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है सर? ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट सुनना, ठीक है। देखो सर, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज द टोटल बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी, टोटल बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई, हेल्ड बाय आरबीआई, जो आरबीआई अपने पास होल्ड करता है। बेसिकली इंटेंशन समझना, बीओपी को पीछे बनाने का पर्पस क्या है। बीओपी के बनाने का पीछे ये पर्पस नहीं है कि कितनी फॉरेन करेंसी हमको साल के एंड में मेरे पास है ये देखना, जो कि उस पर्पस के लिए तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बना है। बीओपी को बनाने के पीछे का पर्पस ये है कि ये समझ में आए कि मैंने कितना कितना पैसा का एक्सपोर्ट किया है और कितना पैसा का इंपोर्ट किया है। ये पर्पस है, समझ, ये एक्सपोर्ट कितना किया है और इंपोर्ट कितना किया है, ये समझना मेन पर्पस है, ठीक है। दिस इज द मेन इंटेंशन। मेन इंटेंशन ये है कि कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया ये समझना, ठीक है। बीओपी का पर्पस ये है। ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि ईयर एंड में बीओपी के बैलेंसेस को, बीओपी के बैलेंसेस को चाहे वो सरप्लस हो चाहे वो डेफिसिट हो, उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है किसके साथ? उसको एडजस्ट कर दिया जाता है आपके ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के साथ। सर ये एडजस्टमेंट कैसे होती है वो बताएंगे? वो मेरा काम है, वो मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बताऊंगा कैसे। सर दिखाता हूं। देखो सर, बीओपी में 2 ही बैलेंसेस पॉसिबल है, क्योंकि तीसरे वाले में एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट वो भी मैं लिख देता हूं। एक में बीओपी सरप्लस हो, मतलब आपके एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज्यादा है। एक में बीओपी डेफिसिट हो, आपके एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से कम है।
और एक सर बीओपी बैलेंस हो, आपके एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से इक्वल। ठीक है, आओ सर, सरप्लस डेफिसिट बैलेंस। ठीक है, लेट्स से सर कि यहां पर आपका एक्सपोर्ट है 12,000, इंपोर्ट है 10,000, तो सरप्लस कितना हुआ? 12 इज ग्रेटर देन 10, सो सरप्लस इज 2,000, सॉरी, सरप्लस इज 2,000। सरप्लस इज 2,000। अब ये $2,000 काम क्या है? बीओपी के बैलेंस को हमें जीरो करना है। अभी बीओपी का बैलेंस क्रेडिट में है 2,000 क्योंकि सरप्लस है, तो किया क्या जाएगा? बीओपी को डेबिट किया जाएगा 2,000 से। ठीक है, और इसके बैलेंस को जीरो करके हम लोग क्रेडिट कर देंगे ऑफिशियल रिजर्व को। लेट्स से कि ऑफिशियल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, तो उसमें ये वाला 2,000 क्रेडिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस 12,000 आ जाएगा। जो आदमी बीओपी को देख रहा, मतलब जो आदमी ऑफिशियल रिजर्व को देख रहा है, उसको ये समझ में आ जाएगा कि साल के स्टार्टिंग में 10,000 था, 2,000 हमने ऐड करके 12,000 कमाया, मतलब इस साल हम लोग ने 2,000 एडिशन लिया है। फिर जब बीओपी की डेफिसिट की बात आई, तो डेफिसिट में लेट्स से एक्सपोर्ट है 10,000 और इंपोर्ट है 12,000। इस केस में डेफिसिट इज 10 लेस देन 12, सो द डेफिसिट इज 2,000। इसमें जो आपका बीओपी है वो डेबिट में 2,000 है। ठीक है, तो इस डेबिट को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा 2,000 से। उसमें आप क्या करोगे? यहां से पैसा उठा के यहां ट्रांसफर करोगे। सो ये यहां पर हो रहा था ट्रांसफर टू, यहां पर हो रहा है ट्रांसफर फ्रॉम। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम। इसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है 10,000, आप यहां से पैसा यहां भेज रहे हो, डेबिट होता है 2,000, तो जो बच जाता है वो 8,000 है। तो आदमी को देखने से ये समझ में आ जाएगा कि भैया इस बार हम लोग ने ऑफिशियल रिजर्व में 2,000 रुपए का नुकसान किया। एज सिंपल एज दैट। फिर आया बैलेंस। बैलेंस बहुत इजी है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे से इक्वल है, यहां पर नो एडजस्टमेंट नीडेड। तो बेसिकली बीओपी को साल भर बना किस लिए रहे हैं? जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिकॉर्ड कर सकें, और साल के एंड में फिर बीओपी को हटा देंगे और उसके बैलेंस को उठा के ऑफिशियल रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। बीओपी का सिर्फ इतना ही काम है, इसके अलावा बीओपी का कोई रोल नहीं, बस इतना ही रोल है। दैट इज ऑल दैट द बीओपी इज सपोज टू डू। ठीक है, तो आई गेस यहां तक आपको बीओपी का पोर्शन ये समझ में आया। इसके बाद बीओपी में एक सातवां एलिमेंट है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ बीओपी। एक सातवां एलिमेंट है, याद रखिएगा ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, तभी आपको ये नोट्स आपके पास मिल सकेंगे, वरना ये नोट्स पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। ठीक है, तो अब आया पॉइंट नंबर 7, जो कि है आइटम। है आइटम बेसिकली पूरे बीओपी में जो भी आइटम्स या ट्रांजैक्शंस आपने देखे हैं, ट्रांजैक्शंस या ट्रांसफर्स जो भी देखे हैं, उसको दो नेचर में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, दो नेचर में। क्या नेचर में सर? एक होते हैं भैया ऑटोनॉमस। ठीक है, और दूसरे होते हैं अकोमोडेटिंग। एक ऑटोनॉमस, दूसरा अकोमोडेटिंग। एक ऑटोनॉमस, दूसरा अकोमोडेटिंग। सर जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होते हैं, यहां पर क्या है?
मतलब बीओपी के जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होते हैं, यहां पर क्या है, ऑटोनॉमस में किया क्या जाता है, ऑटोनॉमस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है प्रॉफिट मोटिव से। मतलब यहां पर द मेन इंटेंशन इज टू अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, इसको अंडरटेक इसीलिए करते हैं, या गवर्नमेंट करती है, पब्लिक करती है, विद द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, कि भैया पैसा कमाना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यहां पर कोई हेल्प उल्प का इंटेंशन नहीं होता, इंटेंशन बहुत सिंपल है, बस पैसा कमाना है। ठीक है, बस पैसा कमाना है, दैट इज द मेन इंटेंशन, प्रॉफिट मोटिव। इसीलिए सर ये करंट अकाउंट में भी जाते हैं और हो सकता है ये कैपिटल अकाउंट में भी जाए, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे। जैसे अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो कैपिटल में गया, लेकिन उस पर जो इनकम आई वो कहां जाएगी, वो करंट में जाएगी, फॉरेन कंपनी के या फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। और ये जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होते हैं ना, दे डू नॉट वरी अबाउट बैलेंस ऑफ बीओपी। मतलब इनको ये चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वेदर सरप्लस में है या डेफिसिट में है। अगर उस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट की उम्मीद है तो ये उसमें एंगेज करेंगे। ऐसे ही लोग होते हैं हम लोग। एक बार हम लोग ज्यादातर बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की बातों के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में केयर नहीं करते। वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, that we do not care about them or we do not care about their feelings। तो प्रॉफिट मोटिव है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, डू नॉट वरी अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में टेंशन ही नहीं लेते। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में टेंशन ही नहीं लेते। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, वो बोलता है सर कि यहां पर ऑटोनॉमस के केस में, ऑटोनॉमस के केस में लास्ट एलिमेंट आता है, लास्ट एलिमेंट है ना, हाँ, लास्ट एलिमेंट है कि दीज आर नोन एज अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन मतलब चूंकि ये इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि बीओपी का करंट स्टेटस क्या है, इसीलिए इनको अबव द लाइन बोलते हैं। लाइन बीइंग द बैलेंस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ बीओपी, दैट इज द लाइन वेयर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। इसको बोलते हैं लाइन, बैलेंस ऑफ बीओपी। तो इनको किसी चीज नहीं, सिर्फ लाइन पे बारे में फर्क पड़ता है, दैट इज इट, अबव द लाइन आइटम। ठीक है, फिर आते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। सर व्हाट इज एन अकोमोडेटिंग आइटम? ठीक है, अकोमोडेटिंग आइटम मतलब वो विच ट्रांजैक्शन, मतलब वो विच आर परफॉर्म नॉट विथ प्रॉफिट मोटिव, नॉट विथ प्रॉफिट मोटिव। और ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही जाते हैं। ठीक है, और इनका पर्पस पता है क्या होता है? जैसे ये है माता पिता, बच्चों की गलतियां सुधारना। इनका पर्पस क्या होता है? टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ द बीओपी। मतलब ऑटोनॉमस वो बैलेंस को हिलाते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं और माता पिता वो गलतियों को सुधारते हैं। तो ये है बच्चे, और बच्चे माता पिता की फीलिंग के बारे में केयर नहीं करते। और ये है माता पिता जो बच्चों के लिए जान छिड़कते हैं। ठीक है, तो भैया आज के वीडियो का एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगा, माता पिता की इज्जत करिए। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो भैया लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, और माता पिता को जाके एक हक दे दीजिए। बोला कि हमारे सर ने सिखाया कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। ठीक है, तो रिस्टोर द बैलेंस ऑफ द बीओपी, नोट विथ प्रॉफिट मोटिव। तीसरा कैपिटल अकाउंट, और इनको बुलाया जाता है सर बिलो द लाइन आइटम, बिलो द लाइन आइटम। क्योंकि ये क्या करते हैं, बैलेंस जैसे ही बिगड़ता है उस बैलेंस को रिस्टोर करते हैं। सर इसका एक एग्जांपल, बेटा इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है, और वो है ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम ऑफिशियल रिजर्व। ये जो ऑफिशियल रिजर्व से या ऑफिशियल रिजर्व को ट्रांसफर होता है ना,
वो यहीं से होता है, अकोमोडेटिंग आइटम ही होता है। तो इसी के साथ सर हम लोग ने बीओपी का पूरा समारोह एंड किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड्स, और यहां पर बीओपी खत्म होता है। और अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए आने वाला है, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि भैया आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। हम लोगों ने ये बीओपी का चैप्टर 7 पॉइंट्स में खत्म किया है, 7 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हम लोगों ने, और पूरे विस्तार से किया है, घंटा भर का हुआ होगा ये पूरे विस्तार से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और भैया सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको क्या नेक्स्ट देखना है।